क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम, तो तंत्रिकाएं जो होती हैं उनका प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक। अब कह रहा है बच्चों का या के शारीरिक विकास में केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ठीक, भविष्यवाणी सटीकता से की जा सकती है, एक व्यवस्थित और अनुकूल तरीके से होता है, लेकिन बच्चों अलग अलग बच्चों की दिशा में अलग अलग होता है। ये वाला सही होगा, बाकी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन जो होते हैं अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं, मध्यकाल तक बहुत तेजी से चलते हैं, सामाजिक संदर्भ से स्वतंत्र होते हैं, व्यक्तिगत व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। ये वाला सही होगा। कह रहा है बच्चे स्कूल में अकादमिक कॉन्सेप्ट के अलावा, मतलब पढ़ने के अलावा मूल्य धारणाएं भी सीखते हैं। स्कूल समाजीकरण की द्वितीय प्रस्तुत संस्था है, बिल्कुल सही है। और सीखते हैं तो हाँ बिल्कुल सही बात है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा चौथा का ये। उसके बाद से अगला चलें, चौथा के बाद से पांचवा हो गया आपका जब कोई छोटी बच्ची, इसमें आप ये भी कर सकते हो ना, स्कूल द्वितीयक है परंतु महत्वपूर्ण संस्था है, सीखते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या तो कर नहीं रहा है। हाँ, इसको ये मत लगाओ, मेरे हिसाब से इसका ये होगा। ठीक है, गलत मैं बता दिया इसका होगा, क्योंकि ये इसकी व्याख्या तो कर नहीं रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि स्कूल में अकादमिक कॉन्सेप्ट के अलावा मूल्य अवधारणाएं भी सीखते हैं बच्चे। कहाँ पे? स्कूल में। और स्कूल समाजीकरण की द्वितीय परंतु महत्वपूर्ण संस्था है, तो संस्था के बारे में बता रहा है, लेकिन ये द्वितीयक संस्था है तो इसकी व्याख्या कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, बाकी ये भी लगा सकते हैं, तो उत्तर मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, दो उत्तर सही हो जाते हैं। जब कोई छोटी बच्ची ऊंट पर पहली बार देखती है तो उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में किसका उदाहरण है? देखिए, केंद्रीकरण का उदाहरण है, क्योंकि जीववाद अगर यही निर्जीव होता तो जीववाद हो जाता। केंद्रीकरण का उदाहरण। समावेशन का मतलब क्या है कि समावेशन कर रही है लेकिन एकोमोडेट कर रही है, नहीं एकोमोडेट नहीं कर रही है। समावेशन में हो जाएगा कि एकदम नई चीज सीख रही है। ठीक है, एकोमोडेट नहीं कर रही है। कहाँ गया समावेशन? एसिमुलेशन, नहीं एसिमुलेट नहीं कर रही है। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है? चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? परिकल्पनात्मक और निगनात्मक सोच होती है, सही है। संवेदी में क्या होता है? प्रतिकारात्मकता सोच होती है। पूर्व संक्रियात्मकता में अवस्था में क्या हो जाएगा? कह रहा है पियाजे के द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है संवेदी चालक कौन सा हो जाएगा? प्रतिकारात्मकता सोच, नहीं पूर्व संवेदी है ना, संवेदी तो उसमें हो जाता है ना, ये तो किसमें प्रतिकारात्मकता सोच आ जाता है? संवेदी के बाद से जो इंद्रिय संवेदी है उसके बाद से पूर्व परंपरागत में पूरे कौन सा बाल्यावस्था में आ जाता है, ये नहीं होगा, यही होगा। ठीक, पूर्व संक्रियात्मकता आ जाएगा। पूर्व संक्रियात्मकता में संरक्षण नहीं करते हैं, संरक्षण करते हैं संक्रियात्मकता में, मूर्त संक्रियात्मकता में, और अमूर्त तर्क देते हैं, मूर्त में नहीं, अमूर्त में देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे गलत है, वही एक सही है। एल वाइगोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ भौतिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? स्मृति सहायक कहलाएंगे, सांस्कृतिक उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि अलगाई उसी संस्कृति पे और सामाजिकता पे ही बात की है और भाषा पे। कह रहा है पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत पर एक आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषता? गतिशीलता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, उपदेशक होना चाहिए, उपदेशक
उपदेश देने वाले। ज्ञान का संवाहक होना चाहिए, होना चाहिए। लचीलापन या गतिशीलता, मोरालिटी, मोरालिटी नहीं चाहिए ना, गतिशीलता नहीं चाहिए। मोरालिटी कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गतिशीलता नहीं चाहिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए। तो दो किसमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक, इसमें भी है। उसके बाद से ज्ञान का संवाहक, उपदेशक भी नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा गतिशीलता। ये आप लोग बताइएगा, चलिए छोड़ दे रहे हैं, ये आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होगी? सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है, ऐसा नहीं है। बैठने की व्यवस्था तय है, ऐसा कुछ नहीं है। औपचारिक शिक्षिका की अवधारणा समझ को सक्षम करने में सीखने के अवसर प्रदान करती है, ये सही होगा। कह रहा है कि नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर की दूसरों की स्वीकृति बनाए रखता है? अब बताइए। कह रहा है दूसरों की स्वीकृति बनाए रखता है, तो इसमें हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन। ठीक है, सजा और ये तो हो जाता है पहले वाले में, सार्वभौमिकता सबसे लास्ट में, अच्छा लड़की ये सेकंड वाले में, तो यही होगा सामाजिक अनुबंधन आ जाएगा। ठीक है, और ये तो होता ही नहीं, सार्वभौमिक नैतिकता नहीं हाँ है, वही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को इकाई गुण में प्रस्तावित किया, ऐसा नहीं है। बुद्धिमत्ता दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, सामान्य और विशिष्ट। तर्क दिया कि बुद्धि कई प्रकार की अलग अलग होती है, ये सही होगा। ठीक, कह रहा है लड़कियां भाषा सीखने में अच्छा प्रदर्शन करेंगी परंतु गणित में खराब, तो ये जेंडर बायसनेस है। तो जेंडर बायसनेस कहाँ है? जेंडर इक्वलिटी, जेंडर बायसनेस है, ये हमारी रूढ़िवादिता, हम ऐसा सोचते हैं, ये भी चल जाएगा। बायसनेस रहता है, नहीं तो इसको लगा दीजिए। विविध भाषा व जाति से आने वाले, कह रहा है अनेक भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? यह समझना चाहिए कि विभिन्नताएं बच्चों की कमियां हैं, तुरंत संशोधित करना चाहिए। रुकिए, समझना चाहिए कि बच्चों में सीखने की क्षमता है, ऐसी गतिविधियां या योजना बनाए कि उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सके, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों की समान शैली में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं, समान शैली में तो दिक्कत हो जाए। अर्थपूर्ण सीखने में प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिस्पर्धा, नकल, रटना, पुरस्कार, ये सब कहीं भी आएगा, ये सब गलत चीजें। ये बाहरी वो होता है, मतलब ठीक कर रहा है, हम उसको इंटरनली नहीं आता है। बच्चों के मूल्यांकन जो है, बच्चों के मूल्यांकन क्या कर रहा है? केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों के समूह नहीं, ना उद्देश्य बच्चों की तुलना के तदनुसार नामांकित करना होता है। गति होना चाहिए, कौशल विचार मौजूद करना, और सीखने की कौशल जिनमें उनकी क्षमता हो, ये हो जाएगा, बाकी सब गलत। कह रहा है कि सवाल पूछने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को जांचना है। रुकिए, कक्षा में केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछ सकता है, गलत। सही जानकारी और समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए। समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना बजाय अनुप्रयोग और विश्लेषण पर, ये भी रुकिएगा। शिक्षकों को कक्षा में पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए, जिससे कि सीखने को सुसाध्य किया जा सके, ये सही हो जाएगा। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए, जिससे कि सीखने को सुसाधित किया जा सके। पूछने पर प्रमुख उद्देश्य बच्चों का जांचना है, नहीं,
उद्देश्य नहीं जांचना, जानकारी और समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, ताकि क्या हो, बच्चे अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रोत्साहित करना ताकि बच्चे क्या करें, अधिक से अधिक विश्लेषण करें। हाँ, सामाजिक व जानकारी और समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित, अच्छा, जानकारी व समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए, किसके बजाय अनुप्रयोग विश्लेषण पर। ठीक। शिक्षक को प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं होगा तो ये भी उत्तर गलत हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है। तो समावेशी शिक्षा समता के दर्शन का आधार है, तो समता यही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन और मुद्रा रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। स्वलीनता या प्रस्मिति घात, यही हो जाएगा। ठीक है, ये चलने फिरने सब में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कह रहा है कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्न किससे बचना चाहिए। लंबे कार्यों को यथोचित छोटे छोटे खंडों में बांटना, रुकिए, उपयोग में आने वाली रणनीतियों के संकेत प्रदान करना, कार्य पूरा करने के लिए कार्य नियमित गुणवत्तापूर्ण, क्या चीज कर रहा है, तीसरा प्रोवाइडिंग रेगुलर क्वालिटी फीडबैक, तो नियमित गुणवत्तापूर्ण फीडबैक प्रदान करना, ऐसा तो नहीं, कार्य को पूरा कठोर सीमा जैसे निर्धारित करना, बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे नियमित गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि प्रदान करना, नियमित, हाँ यही होगा। अब पहला भी सही हो सकता है यार, लंबे कार्यों को यथोचित छोटे खंडों में बांटना। ठीक है, अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थी किससे बचना चाहिए, तो बचना है तो कठोर समय सीमा निर्धारित, इससे, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। नियमित तू भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो उत्तर यही सही होगा। ठीक है, यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा बचना, मतलब कि नहीं वाले में यही उत्तर है। कह रहा है कि शिक्षा का अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा में असमानता को कायम रखना, शिक्षा पर अतिरिक्त काम का बोझ डालना, शिक्षकों पर सामाजिकरण स्त्रीकरण को कम करना। हाँ, तो सामाजिक का जो लेवल है उसको कम करना है। कह रहा है 20, निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट निर्दिष्ट विशेषताओं और विद्यार्थियों के समायोजन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। बड़ा कठिन लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट अकोमोडेशन स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद द स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो संयोजन का तो क्या कर रहा है, सही युग्म है। प्रतिभाशाली, एक स्वतंत्र रूप से काम करने में जगह दें, आत्मकेंद्रित संवेदी अधिभार को बढ़ाएं, पठन व्याकरण, लंबे निबंध का आकलन, श्रणबद्ध उपशीर्षक के बिना चलचित्र दिखाएं, प्रतिभाशाली स्वतंत्र रूप से काम करने की जगह दें। मेरे हिसाब से 20 का यही होगा, या फिर उपशीर्षक चलचित्र का चित्र दिखाएं, उपशीर्षक के बिना चलचित्र दिखाएं। अब कह रहा है कि निर्दिष्ट विशेषता वाले विद्यार्थियों का नहीं कह रहा है ना, निर्दिष्ट विशेषता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हो तो ये सही हो जाएगा। इसको रहना दीजिए, ये नहीं सही होगा। ठीक, अब कह रहा है कि अगला देखिए, कह रहा है स्टेटमेंट, एक शिक्षिका अपनी छठी कक्षा में विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मापदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। एक शिक्षिका अपनी छठी कक्षा में विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए
मापदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। हाँ सही बात है। शिक्षिका को हमेशा कक्ष नियंत्रित रखना चाहिए और परामर्श के विषय नहीं। ये सही है लेकिन आर गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लास है कोई, वो थोड़ी ना है। एक सामाजिक संरचना रचनात्मक कक्षा में सीखना गैर प्रासंगिक है। शिक्षक और कक्षा के बीच सीखने का एक पूर्ण नियंत्रण, शिक्षक कक्षा और विद्यार्थी के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। आकलन योगात्मक और मानकीकृत है। विद्यार्थी एक दूसरे के साथ बातचीत करके ज्ञान निर्माण करते हैं, यही सही होगा। ठीक। 23 कह रहा है एनईपी 2020 के अनुसार निम्न कौन सा कथन सही है? सभी स्तर पर एक भाषावाद किया जाना चाहिए। अभ्यास के दिन रटकर नहीं। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तो यही सही होगा। शिक्षार्थियों को सीखने के पथ और कार्यक्रम को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए, इसलिए यह सही है। ठीक है। अब कह रहा है अगला, कह रहा है स्टेटमेंट है नया अधिगम पूर्ववर्ती तथ्यों या कॉन्सेप्ट और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए। जो बच्चे पहले से जानते हैं उन्हें उससे संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे एक रेखीय तरीके से बल्कि चक्रीय ढंग से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है और इसकी व्याख्या भी है। क्यों व्याख्या है देखिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जो पूर्ववर्ती तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, जो सीख रहे हैं वो पिछले वाले पर आधारित होना चाहिए। और बच्चे क्या है कई तरीके से सीखते हैं, तो इस तरीके से भी सीखेंगे, तो इसीलिए पहला सही हो जाएगा 24 का ये। अगला चलिए, अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों को अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, विद्यार्थियों को अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा में इसमें भाग लेने से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित। तो पहली बात होगा प्रोत्साहित। अन्य सहयोगात्मक चर्चा और अन्य सहयोगात्मक गतिविधियों में भाग लेने से, क्या भाग लेने से करना चाहिए? प्रोत्साहित सहयोगात्मक गतिविधियों में भाग लेने से प्रोत्साहित करना चाहिए, यही सही होगा। ठीक है। अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि बच्चे प्रमुखता कैसे सोचते हैं, वो सीखते हैं। सूचना के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में नहीं, सजा के डर के कारण नहीं, स्वयं क्रिया करके, सामाजिक अंतर क्रिया शामिल करके, वही सही होगा। उत्तेजन प्रक्रियाओं संघों का गठन करके, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बच्चे वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही, बच्चों के वैकल्पिक अल्टरनेट कॉन्सेप्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे की कॉन्सेप्ट उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, ये तो होती ही है। हाँ, बच्चे दुनिया की समझ बनाने की क्षमता जन्मजात होती है और ये आसपास दुनिया से समझ बनाने की क्षमता उनकी जन्मजात होती है। दुनिया से ऐसा थोड़ी है यार, वे आसपास की घटनाओं के कारण बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। तो यही हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। बच्चे तार्किक बुद्धिमान नहीं होते और अर्थ बताने में क्षमता नहीं होती है, ये भी तो यार गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी गलत है। बच्चे की अवधारणा को समझकर पूर्ण निर्माण करना महत्वपूर्ण है। तो अब बताइए, ये दोनों क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, कौन सा सही है? तब देखिए, बच्चे की दुनिया की समझ बनाने की क्षमता, दुनिया की समझ बनाने की क्षमता जन्मजात होती है। जन्म से थोड़ा बहुत तो सीखते ही हैं, वे आसपास की घटनाओं के कारण बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो चल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन गलत है और ये पूछ रहा है नहीं, तो इसलिए यही वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक। 27 28 पे आइए। 28 कह रहा है कि 28 कह रहा है कि वह ज्ञान जो व्यक्ति की सोच के बारे में, अपने खुद के सीखने के बारे में बताता है, क्या कहलाता है? वह ज्ञान जो व्यक्ति की अपनी सोच के बारे में और अपने खुद के बारे में होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन कहते हैं। ठीक। कह रहा है विद्यार्थियों की, सेकेंड लास्ट, विद्यार्थियों की
लक्ष्य तय करने की क्षमता को रूप से प्रभावित करना चाहिए। तो क्या होता है, अब बताइए। विद्यार्थियों की लक्ष्य निर्धारित करने की महारत, लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता को अस्थायी रूप से देखने को नहीं, महारत, वार्षिक, वार्षिक तो हो ही जाएगा, लेकिन महारत उन्मुख अहम संबंधित लक्ष्य तक तय करने के लिए, विद्यार्थियों को अहम संबंधित लक्ष्य तय करने के लिए नहीं, महारत उन्मुख हो जाएगा, महारत ही होगा, हाँ महारत उन्मुख, क्योंकि ये बार्धिक तो होगा ही, तो बार्धिक इसमें है और इसमें है। अब कह रहा है महारत, विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तथा क्षमता को रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, महारत उन्मुख। और इधर क्या लिखा है, अहम संबंधित, अंग्रेजी देख लेते हैं एक बार। ईगो इन्वॉल्वमेंट, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तथा क्षमता को बार्धिक रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अहम केंद्रित, ईगो इन्वॉल्व, अच्छा खुद से हो जाएगा, तब यही हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, अहम संबंधित, ठीक है। अब उसके बाद से, या फिर इसको ये भी कर सकते हो ना, अहम संबंधित को, हाँ चलेगा, यही सही होगा। उसके बाद से लास्ट है आपका, स्कूल में बच्चों की असफलता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। भय बिल्कुल जिम्मेदार है, ऊब या उलझन ये भी जिम्मेदार है, और प्रासंगिक पाठ्यक्रम ये भी जिम्मेदार है, और संदर्भित शिक्षा शास्त्र, चारों जिम्मेदार हैं, तो उत्तर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से आपने देखा कि पेपर समाप्त हो गया। इसमें एक क्वेश्चन था ऊपर जो मैंने बोला था आप लोगों को लगाइएगा, तो आप लोग लगा के बताइएगा, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।